नमस्कार। पुनः मैं आप लोगों के सामने इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं और ये जो टॉपिक है ये पार्ट 2 है, क्योंकि इससे पहले पार्ट 1 हो चुका है और जो पार्ट 1 है वो मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट 1919 से जुड़ा हुआ है, अर्थात इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि ये जो एक्ट है, ये जो सुधार योजना है जिसके बारे में मैं इससे पहले आप लोगों को पढ़ा रहा था, ये बहुत ही बड़ी है, इसलिए इसको एक क्लास में खत्म करना संभव नहीं था। इसलिए मैंने इसे पार्ट 2 बनाकर मैंने मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट की जो विशेषता है, क्योंकि जो प्रथम विशेषता थी जिसे डीआरकी या दोहरी शासन के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में मैंने आप लोगों को विस्तार से पढ़ाया। मैं पुनः आप लोगों को फिर से एक बार रिवीजन कराना चाहता हूँ। तो मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट के अंतर्गत जो दोहरी शासन या डीआरकी जो सिस्टम थी, जिसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया कि किस प्रकार से एक राज्य के अंतर्गत विषय होती है, सब्जेक्ट होती है, और राज्य की जो विषय है उसको किस प्रकार से केंद्रीय सूची में या केंद्र के विषय में उसको शामिल की जाती है, और किस तरह से कुछ विषय ऐसे विषय हैं जिसको प्रांतीय सूची में या प्रोविंशियल सूची में या विषय में उसको शामिल की जाती है। और फिर आप लोगों को मैंने यह भी बताया कि प्रोविंशियल सूची के अंतर्गत जो विषय है उस विषय को भी दो भागों में किस तरह से आरक्षित विषय और किस तरह से हस्तांतरित विषय में शामिल की जाती है, और हस्तांतरित और आरक्षित विषय के अंतर्गत आने वाली जो विषय है उस विषय के संदर्भ में, उस विषय के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेने का जो अधिकार है किस बॉडी को दी गई थी, इसके बारे में मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में वृत्तांत से मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट के अंतर्गत दूसरी कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता थी, मैं इसके बारे में आज आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आज आप लोगों को बताऊंगा मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट के अंतर्गत केंद्रीय सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट में किस प्रकार की परिवर्तन या किस प्रकार की व्यवस्था लाने की कोशिश की गई, मैं आज आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। इसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से प्रोविंशियल गवर्नमेंट या प्रांतीय सरकार, जिसे आज के डेट में हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट की शासन व्यवस्था में, प्रशासनिक व्यवस्था में, विधायिका में, व्यवस्थापिका में किस प्रकार की परिवर्तन या किस प्रकार की व्यवस्था लाने की कोशिश की गई, आज मैं आप लोगों को इस पार्ट 2 वीडियो के अंतर्गत मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मेरे प्यारे छात्रों, निश्चय ही अगर आप मेरे इस क्लास को सुनोगे ध्यानपूर्वक तो मैं पूरी तरह से मैं आश्वस्त हो जाऊंगा कि आपको बार बार पुस्तक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं पूरी तरह से दावे के साथ मैं कह सकता हूं। तो आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्रीय शासन व्यवस्था में किस प्रकार की व्यवस्था लाने की कोशिश की गई। तो मेरे प्यारे छात्रों, सबसे पहले आप लोगों को यह जानना चाहिए कि 1919 के अधिनियम के तहत केंद्रीय शासन में द्विसदनीय या केंद्र शासन में बाइकैमेरियल लेजिस्लेटिव असेंबली की व्यवस्था की गई, और यह सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है 1919 के अधिनियम के तहत। क्योंकि इस 1919 के अधिनियम के आने से पहले भारत में यूनिकैमेरियल या एक सदनीय व्यवस्था थी, अर्थात एक ही सदन जिसे एम्पीरियल लेजिस्लेटिव के नाम से जाना जाता था, अर्थात एक सदन के द्वारा भारत में कानून व्यवस्था की जाती थी, कानून व्यवस्था बनाई जाती थी, बिल बनाई जाती थी, बिल को पास किया जाता था। लेकिन 1919 के अधिनियम के आने के पश्चात भारत की जो द्विसदनीय व्यवस्थापिका थी, विधायिका थी, उसको दो भागों में बांट दिया गया। इसी कारण से 1919 की व्यवस्था, 1919 के अधिनियम के द्वारा जो व्यवस्था भारत की सदनीय व्यवस्था में लाई गई उसे बाइकैमेरियल या उसे द्विसदनीय व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से 1919 से पूर्व जो एम्पीरियल लेजिस्लेटिव थी उसको दो भागों में बांट दिया गया। आप देख सकते हो यहाँ पर, एक को अपर चैम्बर या काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। अगर आज की जो भारत की वर्तमान जो राजनीति है, अगर उसके साथ अगर संबंध स्थापित करने का अगर आप लोग कोशिश करोगे तो उस समय जो अपर चैम्बर बनाई गई, आज के डेट में इसे राज्यसभा के नाम से जाना जाता है, जिसे अपर हाउस के नाम से वर्तमान समय में जाना जाता है। और मैं पूरी तरह से इस बात को भी जानता हूं कि आप लोग राजनीति शास्त्र के छात्र हो, इसलिए आप लोगों को राजनीति के बारे में अच्छी तरह से आप लोगों को ज्ञान है। तो इस तरह से अपर चैम्बर की व्यवस्था की गई 1919 के अधिनियम के द्वारा।
और जैसे कि आप लोग जानते हैं राज्यसभा जो होती है उसमें लोकसभा की तुलना में राज्यसभा की सदस्यों की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। अर्थात जो अपर चैम्बर या जो काउंसिल ऑफ स्टेट बनाई गई, जिसे हम लोग हिंदी में राज्यसभा के नाम से जानते हैं, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कुल 60 थी, अर्थात 60 टोटल मेंबर्स थे उन दिनों। और 60 में से जो 33 जो सदस्य थे उन्हें चुनाव के द्वारा चुना जाता था और जो 27 जो सदस्य थे उन्हें नामित की जाती थी। तो इसी तरह से दूसरा जो चैम्बर है उसको लोअर चैम्बर के नाम से जाना जाता है, या जिसे आज के डेट में लोकसभा या उस समय उन दिनों से लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जाना जाता है। तो इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हो और आप लोग समझ भी चुके हो। जो एम्पिरियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसे दो भाग में बांट दिया गया, एक को काउंसिल ऑफ स्टेट या अपर हाउस और दूसरा को लोअर हाउस या लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जाना जाता है। और प्रत्येक असेंबली में, प्रत्येक हाउस में जो सदस्यों की जो संख्या है उसको निर्धारित की गई, या मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट की दूसरी विशेषता थी। और दूसरा महत्वपूर्ण बात जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत ही आती है, गवर्नर जनरल का जो पद है उसको क्रिएट किया गया। और गवर्नर जनरल का जो पद है वो भारत का सबसे प्रतिष्ठित, सबसे सम्मानजनक पोस्ट उस समय उन दिनों मानी जाती थी, जो कि आज के भारत के राजनीति के साथ अगर आप जोड़ने की कोशिश करोगे तो आज के डेट में आप प्रेसिडेंट को आप इसमें ले सकते हो। तो इस तरह से उस समय के जो गवर्नर जनरल थे उन गवर्नर जनरल को सभा को बुलाने, सभा को रद्द करने या सभा जो चैम्बर थी उसको भंग करने का पूरी तरह से अधिकार दिया गया था। और ये जो लोअर चैम्बर थी जिसे हम लोग लोकसभा के नाम से जानते हैं, लोकसभा के जो उन दिनों जो सदस्य हुआ करते थे कुल 145 सदस्य होते थे और 145 सदस्य में से 103 जो सदस्य थे उन्हें चुनाव के द्वारा चुना जाता था और बाकी जो सदस्य थे उन्हें नॉमिनेट की जाती थी, अर्थात उन्हें नामित की जाती थी। तो इस प्रकार से मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट के द्वारा केंद्र सरकार की जो सदन है उसमें द्विसदनीय व्यवस्था को लाने का कोशिश किया गया और ये 1919 के अधिनियम की एक महान और सबसे प्रमुख विशेषता थी। अब आप लोगों को मैं बताऊंगा कि मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट में या प्रांतीय सरकार में किस प्रकार की व्यवस्था लाने की कोशिश की गई और इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आज मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं और आप लोग इन सवालों को सुनने के बाद मेरा जो चैनल है उसके नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप लोग उत्तर दीजिएगा जरूर। एक प्रश्न है कि वर्तमान समय में भारत की जो लोकसभा है जिसे लोअर हाउस के नाम से जाना जाता है उसमें अर्थात लोकसभा में वर्तमान समय कुल कितने सदस्य हैं और राज्यसभा में वर्तमान समय में कितने सदस्य हैं, इन सदस्यों की संख्या कृपया करके आप लोग मेरे इस चैनल के कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा। मैं आपका जो उत्तर है मैं उसका प्रतीक्षा करूंगा। तो इस तरह से मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट के अंतर्गत हम लोगों ने केंद्र सरकार में किस प्रकार की व्यवस्था की गई, किस प्रकार की विधायिका या किस प्रकार की सदन की व्यवस्था की गई और किस तरह से सदन की कार्यवाहियों को चलाने के लिए तमाम व्यवस्था की गई उसके बारे में हम लोगों ने संक्षिप्त में जाना। अब हम आप लोगों को यह बताएंगे कि इस एक्ट के द्वारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट या प्रांतीय सरकार में जैसे आज के डेट में अगर भारत की राजनीति के साथ संबंध जोड़ने का कोशिश करोगे तो स्टेट गवर्नमेंट में किस प्रकार की सदन की व्यवस्था की इसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा। तो राज्य सरकार के लिए आज के डेट में लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेकिन उस समय 1919 के अधिनियम के द्वारा राज्य सरकार को चलाने के लिए एक सदनीय या यूनिकैमरियल व्यवस्था की गई, अर्थात यूनिकैमरियल के अंतर्गत लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद की व्यवस्था की गई। अब ये जो विधान परिषद थी, इस विधान परिषद के कुल सदस्य में से 70% जो सदस्य थी उसका चुनाव के माध्यम से उन सदस्यों की नियुक्ति की जाती थी, लेकिन 30 सदस्य जो होते थे उनका नॉमिनेशन होती थी, अर्थात उन्हें नामित की जाती थी। तो इस प्रकार से भारत के प्रत्येक राज्य में काउंसिल ऑफ स्टेट, भारत के प्रत्येक राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था की गई। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ जिज्ञासु छात्रों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ।
आज के डेट में भी भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों में लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, साथ ही साथ विधान परिषद की व्यवस्था भी की गई है। तो आप लोगों को मेरे इस चैनल के कमेंट बॉक्स में यह जवाब देना होगा, भारत के किन किन राज्यों में लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल की व्यवस्था की गई है, उन राज्यों का नाम दो। तो इस प्रकार आप प्रत्येक राज्यों की जो वैधानिक जो प्रक्रिया होती थी, जो वैधानिक जो क्रियाकलाप होती थी, उसका देखरेख करने के लिए एक वैधानिक अधिकारी की नियुक्ति की गई जिसका नाम गवर्नर था। लेकिन वे जो गवर्नर होते थे प्रत्येक राज्य में, गवर्नर की नियुक्ति गवर्नर जनरल के द्वारा होता था। तो ये जो गवर्नर जनरल होते थे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अथॉरिटी होते थे, गवर्नर जनरल ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश के पार्लियामेंट में सलाह मशवरा लेकर भारत के प्रत्येक राज्य में गवर्नर की नियुक्ति करते थे। और एक विशेष ध्यान देने वाली बात, ये जो गवर्नर होते थे भारत के प्रत्येक राज्य में, ये ब्रिटिश मुल्क के ही होते थे, अर्थात भारत के किसी भी व्यक्ति विशेष को भारत के राज्यों का गवर्नर होने का उन दिनों अधिकार नहीं था। तो इस तरह से जो गवर्नर होते थे, भारत के राज्यों के अंतर्गत आने वाली जो विषय थी, उन विषयों में से किसी एक महत्वपूर्ण विषय को लेजिस्लेटिव काउंसिल में उसे लाकर, उसको डिस्कशन में लाकर उसको पारित करते थे। लेकिन केवल उसी विषय को ही डिस्कशन कर सकते थे या उसी विषय में डिस्कशन कर सकते थे जो विषय राज्य के विषय के अंतर्गत आती थी। और अंतिम निर्णय लेने का अधिकार राज्य के संदर्भ में गवर्नर जनरल को था। तो इस तरह से हमारा ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के संदर्भ में ये जितनी भी व्यवस्था की गई उसके बारे में मैंने आप लोगों को संक्षिप्त में मैंने आप लोगों को बताया। अब आपका यह दायित्व बनता है कि आप अपना कॉपी में नोट्स बनाएं और अच्छी तरह से परीक्षा के लिए तैयारी करें। अब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट के बारे में मैं अपनी समीक्षा देना चाहता हूँ। यह जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था के द्वारा भारत के लोगों को भारत के विधानसभा में, भारत के राज्यसभा में, भारत के लोकसभा में चुनाव के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि होते थे उन दिनों, उन्हें भारत की विधायिका में भाग लेने का उन्हें अधिकार दिया गया। हालांकि अंतिम निर्णय लेने का अधिकार ब्रिटिश सरकार के पास ही था, जिसे गवर्नर और गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता है। लेकिन यह प्रथम बार देखने को मिलती है कि जनता को चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार दिया गया। इससे भी पहले चुनाव की व्यवस्था की गई थी, लेकिन उस समय चुनाव अप्रत्यक्ष रूप में होती थी और चुनाव में केवल धनी वर्ग के लोगों को, जमींदारों को, धनी किसानों को या अधिकारियों को ही भाग लेने का अवसर दिया जाता था। लेकिन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट के द्वारा अब साधारण जनता को भी चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार दिया गया और किसी बिल के संदर्भ में अंतिम फैसला लेने का अधिकार हालांकि अंग्रेजों के पास में था, लेकिन भारत के लोकसभा में, भारत के राज्यसभा में जब भारत के नेतागण जब प्रवेश करने लगे तो राजनीतिक क्रियाकलापों से भारत के लोगों को ज्ञान मिला, उनके बारे में ज्ञान मिला और राजनीति में हिस्सा लेने का सुअवसर मिला। इससे भारत की राजनीतिक चेतना में वृद्धि होने लगी। बाद में जाकर इन्हीं नेताओं ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के लिए राष्ट्र आंदोलन छेड़ने का काम किया और देश को आजाद करने का काम किया। थैंक यू वेरी मच। बस यही कहते हुए मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें ताकि ज़रूरतमंदों को यह वीडियो जल्द से जल्द पहुँच जाए। थैंक यू वेरी मच। मैं विकास छेत्री, बाय बाय।